आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है आपको बताना है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था की आयु कब से कब तक है? तो 5 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु को हम बाल्यावस्था की आयु कहते हैं। शैशवावस्था आपकी कब से कब तक चलती है? तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक आपकी शैशवावस्था चलती है। किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक चलती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो है इसे 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक भी मानते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में 12 रहेगा तो 12 आप लगाएंगे, 13 वर्ष रहेगा तो 13 वर्ष लगाएंगे। 18 वर्ष से आगे जो अवस्था चलती है वो आपकी प्रौढ़ावस्था कहलाती है। बुद्धि का अधिकतम विकास जो है वो किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्व अनुभव, भाषा, तर्क या समस्या? चिंतन कब प्रारंभ करेंगे? जब आपके पास कोई समस्या होगी तब आप उसका हल निकालने के लिए चिंतन करेंगे। तो क्या जरूरी है? समस्या। जैसे आपका एग्जाम जब देखिए पास आ जाता है तो आप लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं। अगर आपको एग्जाम ना देना होता तो क्या आप पढ़ाई करते? नहीं करते ना। समस्या क्या? एग्जाम देना है, आपको पास होना है, तब आप सोचेंगे कि हाँ मैं क्या पढूं, किस तरह पढूं कि मेरा एग्जाम जो है वो पास हो जाए। आप सोचेंगे तभी जब आपके पास कोई समस्या होगी। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की सभी की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनकी स्वयं की प्रति अवधारणा को नष्ट करना। जब आप बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड देते हैं, चाहे वो शाब्दिक दंड हो या गैर शाब्दिक दंड हो, तो उससे क्या होता है कि बच्चे की जो स्वयं के प्रति अवधारणा होती है वो नष्ट हो जाती है। अंक में सुधार नहीं होता है दंड से, न उनकी छवि की रक्षा होती है, यानी सुरक्षा नहीं होती है दंड से। उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना नहीं, दंड से थोड़ी ना कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। बच्चा जब स्वयं से प्रेरित हो, आंतरिक प्रेरणा देंगे आप उससे, तो वो अच्छे से सीखेगा। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है क्या है? कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्ति समायोजन। व्यवहार में परिमार्जन यानी व्यवहार में परिवर्तन। हम लोग सीखते क्यों? ताकि अपने व्यवहार को अच्छा बना सके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। मान लीजिए आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? साइकिल चलाना सीखेंगे। क्यों सीख रहे हैं? ताकि आप साइकिल को चला सके, यानी अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। आपको पहले साइकिल चलाना नहीं आता, लेकिन जब आप सीखेंगे तो आप साइकिल चला लेंगे। तो आपके व्यवहार में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है ना। तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। वाणी दोष नहीं है। कौन सा वाणी दोष नहीं है आपको बताना है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और थुथलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो देखिए
ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण ये आपका वाणी दोष है। हकलाना और तुतलाना ये भी वाणी दोष है। तीव्र अस्पष्ट वाणी ये भी आपका वाणी दोष है। अस्पष्ट वाणी यानी आप अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं स्पष्ट तरीके से। धीमी या तेज गति से बोलना तो ये वाणी दोष नहीं है। आप जरूरत के हिसाब से कभी धीमा बोलते होंगे, कभी तेज बोलते होंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप में वाणी दोष है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है वो उत्तर हो जाएगा। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? लेखन अक्षमता। देखिए यहाँ भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, यानी भाषा को पढ़ने में दिक्कत हो रही, पढ़ने संबंधी समस्या है। तो यहाँ पे लेखन की बात की जाए तो क्या लेखन से संबंधित समस्या नहीं, लेकिन डिस्ग्राफिया, ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि लेखन संबंधित समस्या क्या होगी, डिस्ग्राफिया। डिस्कैल्कुलिया, इसमें देखिए कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, तो गणना संबंधित समस्या या गणितीय अक्षमता जो है वो डिस्कैल्कुलिया कहलाती है। गति समन्वय अक्षमता डिस्लेक्सिया कहलाती है। पठन अक्षमता यानी डिस्लेक्सिया, याद कैसे रखेंगे, देखिए पठन यानी पढ़ने से संबंधित अक्षमता, डिस्लेक्सिया में लक्ष्य दिया हुआ, लक्ष्य निकल रहा है ना, लक्ष्य। तो एक बच्चा जो है लक्ष्य को क्या पढ़ रहा है, लुक्स पढ़ रहा है, यानी गलत पढ़ रहा है। तो डिस्लेक्सिया पठन संबंधित समस्या। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो बिल्कुल राइट है। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो मैक्सिमम हर शिफ्ट में पूछा ही जाता है। इससे जेंडर रूढ़िबद्धता क्या होता है कि जैसे लड़के जो है वो रोती नहीं है कहा जाए, या लड़कियां इस काम को नहीं कर सकते, लड़के इस काम को कर सकते हैं, लड़कियां मैथ में वीक होती हैं। तो ये क्या है, जेंडर रूढ़िबद्धता है। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए यहाँ लड़कों की सिर्फ बात की जा रही है, यानी जेंडर रूढ़िबद्धता देखिए तो नहीं होगा, क्योंकि बचने के लिए पूछा जा रहा है। लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, यानी दोनों में इक्वलिटी दिखाई जा रही है। तो यही आपका जो है उत्तर हो जाएगा। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी, ये भी नहीं करना है आपको। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, यानी ये देखिए यहाँ पे लड़कियों को रोका जा रहा है कुश्ती में भाग लेने से। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। तो ये भी क्या है, जेंडर रूढ़िबद्धता से संबंधित है। और यहाँ बचने की बात की जा रही थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात, आवश्यक अनुपात क्या होगा, तो 30 विद्यार्थी पर 1 अध्यापक, क्या होगा रेशियो, 30:1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
या अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ये भी सही है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, तो ये सही नहीं है। और कौन सा सही नहीं है आपको यही बताना था, यानी आपका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका उत्तर। ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। आपको बताना था कौन सा सही नहीं है, तो 3rd वाला जो है वो सही नहीं है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। कौन सी पद्धति सबसे प्रभावी है? विस्तृत व्याख्या करना नहीं। विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन, ये सबसे बेस्ट है। करके सीखना, करके जब बच्चे सीखते हैं तो उनका ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। श्याम पट्ट पे चित्र बनाना और वर्णन करना नहीं। बीज के वृद्धि के चित्र दिखाना, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सबसे उपयुक्त है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। बच्चा फेल हुआ यानी व्यवस्था फेल हुई, शिक्षक ने जो है उसे अच्छे से नहीं पढ़ाया। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे नहीं आ रहा था। तो ये तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि बच्चे को सिखाए। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, हर बच्चा योग्य है। इंसान जीवन पर्यंत सीखता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा योग्य नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई बच्चा नहीं है जो सीखे ना। हम जब से पैदा होते हैं और जब तक जीवित रहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर रटने को प्रोत्साहित करके अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षण से अधिगम पर बल देना, अधिगम यानी सीखने पर बल देना, तो परीक्षा परिणाम पे आपको केंद्रित नहीं करना है। परीक्षा पे परिणाम पे अगर आप केंद्रित होगा तो बच्चे रट के अच्छा अंक लाने की कोशिश करेंगे। बच्चों को आपको रटाना नहीं है, सिखाना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। रटना जो है आपका ये निगेटिव वर्ड है। सीटेट में आपको पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड होता है जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस को करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये आपका क्या है? निगेटिव वर्ड है, तो ये तो बिल्कुल आपका उत्तर नहीं होगा। अग्र शिक्षण की तकनीक अपना कर नहीं, आपका जो सबसे अच्छा है वो है 2 वाला उत्तर। फ्रेंड्स मैं जल्दी ही आपके लिए पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड की वीडियो लाऊंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। आप लोग जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास, तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। लेकिन अगर यहाँ पे
संज्ञानात्मक विकास की जगह पे आपका सामाजिक विकास दिया होता। क्या दिया होता? सामाजिक विकास। यानी वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे में सामाजिक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तब आपका उत्तर क्या होता? खेल का मैदान। सामाजिक विकास के लिए खेल का मैदान आप लोग लगाएंगे। और संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास के लिए विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण या पर्यावरण आप लगाएंगे। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि रटना शब्द या याद करना, कंठस्थ करना या एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, ये क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। और आपका क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव है, क्योंकि नहीं आया है तो निगेटिव है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव आपका सही हो जाएगा। जब आपका क्वेश्चन निगेटिव होगा तो ऑप्शन जो निगेटिव है वही आपका उत्तर होगा। और अगर आपका क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव है तब आपको पॉजिटिव ऑप्शन को देखना होगा। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, तो ये बिल्कुल सही है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, तो ये भी बिल्कुल सही। अमूर्त रूप यानी जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना, और मूर्त यानी जो सामने आपको दिख रहा है सिर्फ उसी के बारे में सोचना मूर्त चिंतन कहलाता है। और जो चीज सामने नहीं है, जैसे अभी आपके सामने बिल्ली नहीं है, आप बिल्ली के बारे में सोचे या शेर के बारे में सोचे तो वो आपका अमूर्त चिंतन कहलाएगा। यानी आपके सामने नहीं लेकिन आप सोच रहे हैं, और आपके सामने जो चीज है आप सिर्फ उसी के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो आपका मूर्त चिंतन कहलाएगा। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर ले, तो ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को लग रहा है कि वीडियो स्लो चल रहा है तो आप लोग अपनी स्पीड जो है बढ़ा लीजिए। वीडियो की स्पीड जो है उसे बढ़ा के देख सकते हैं वीडियो को। मूल्यांकन से अभिप्राय है। मैं वीडियो को स्लो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसका रीजन है जिन्हें नहीं आता ये क्वेश्चन उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए, और जिन्होंने पहले पढ़ा होगा तो उनके लिए वीडियो जो है स्लो लग रही है तो वो वीडियो की स्पीड जो है वो बढ़ा के वीडियो को देख सकते हैं। छात्रों की आवश्यकताओं का पता लगाना। मूल्यांकन यानी आकलन करना, जांचना। छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो मूल्यांकन से अभिप्राय है कि छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। छात्र ने कितना सीखा है, क्या नहीं सीखा, उसने क्या गलती की, क्यों गलती की, ये सब का पता लगाना ही मूल्यांकन कहलाता है कि छात्र क्या सीख रहे क्या नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? तो उन्होंने हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नृत्य कला केंद्रित नहीं होगा, न पुस्तक कला केंद्रित होगा, न संगीत कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित। एक
शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है, क्या कर रहा है? सीखने का आकलन कर रहा है? नहीं। सीखने के रूप में आकलन तो ये भी नहीं होगा। सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो बिल्कुल सही है। सीखने के समय आकलन नहीं। सीखने के समय आकलन का मतलब है जैसे कक्षा में आपको पढ़ा दिया जाता है तो उसी समय आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सीखने के समय ही आकलन किया जाता है, उसी को कहते हैं। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है, क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। ये तो गलत होगा आपका। उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। विद्यार्थियों के मूल्यों और अभिव्यक्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो राइट है। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं वो व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो कोहल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? नैतिक विकास के चरण। किसने प्रस्तुत किए हैं? कोहल वर्ग ने। संज्ञानात्मक विकास के चरण किसने प्रस्तुत किए हैं? जेन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने 4 चरण बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और विद्यार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहा जाता है। देखिए, याद करना ये क्या है? आपका निगेटिव है। क्या क्वेश्चन आपका निगेटिव है? नहीं, पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव वाले उत्तर को सही करेंगे। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है। देखिए, एकमात्र संसाधन क्या पाठ्य पुस्तक है? होना चाहिए? नहीं, तो ये भी क्या हो गया? आपका निगेटिव हो गया है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूहों में बैठे हैं, शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, ये आपका क्या है? पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। एक कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है, तो ये भी आपका क्या है? निगेटिव है। क्या है? ये निगेटिव है। देखिए, विद्यार्थियों का जो व्यवहार है वो पुरस्कार या दंड पर आधारित नहीं होना चाहिए, कि यानी बच्चे जो है दंड की भय से कोई काम करे या पुरस्कार पाने के लिए काम करे, तो उन्हें जब तक पुरस्कार मिलेगा वो तभी तक करेंगे, यानी खुद से वो प्रेरित नहीं है, तो ये निगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है वही सबसे उपयुक्त है। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। किस लिए प्रेरित करना होगा बताइए? रटकर याद करने के लिए? नहीं, रटकर याद करना यानी निगेटिव हो गया आपका, रटना सबसे आ गया। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करे। बच्चे को आपको दंड नहीं देना है, किसी भी प्रकार का दंड देना है, न उनकी शिकायत करना है। ये सब क्या है? निगेटिव वर्ड है। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। देखिए, बच्चों को आपको
अच्छे अंक पाने के लिए नहीं पढ़ाना है, उन्हें सीखने के लिए आपको प्रेरित करना है, ना कि उसमें प्रतियोगात्मक भावना विकसित करना है, ना अंक प्राप्त करने के लिए, ना ग्रेड प्राप्त करने के लिए। ये सब निगेटिव वर्ड है। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? बताइए कौन सा उदाहरण जो है वो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। देखिए बच्चों की आपको तुलना तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हर बालक जो है दूसरे बालक से अलग होता है। उसकी रुचि, इच्छाएं, उसके सीखने की गति, सभी चीज अलग होती है, क्योंकि बच्चों में पाई जाती है व्यक्तित्व भिन्नता। तो आप उसकी तुलना तो नहीं कर सकते हैं। प्रतियोगात्मक कक्षा, बच्चों में देखिए कॉम्पिटिटिव का एग्जाम नहीं कराना है, ना उसमें ये भावना डालना है प्रतियोगात्मक, तो ये भी आपका गलत है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, तो ये बिल्कुल सही है। शारीरिक दंड, मैंने आपको बताया ना कि बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है, ना उसकी शिकायत करना है, ना उसके पेरेंट्स से, ना प्रधानाचार्य से, ना ही किसी और से। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, या जन्म से पूर्व का समय। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो है वो प्रारंभिक बचपन का समय है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। समाजीकरण के गौण वाहक जो होते हैं वो है आपके विद्यालय और पास पड़ोस। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह रश्मि व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। देखिए आक्रामक और कुंठित ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी का लक्षण तो बिल्कुल भी नहीं है। वह रश्मि व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना और डोलना, इस भी नहीं है। वह तुनक मिजाज यानी जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, बार बार उसका मिजाज चेंज होता है, कभी हंसता है, कभी क्रोधित होता है, कभी दुखी होता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। प्रतिभावान विद्यार्थी का लक्षण है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? 1 सही है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। किस प्रकार बढ़ा सकती है? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। देखिए विषय वस्तु को आपको विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके पढ़ाना है।
ये आपका एनसीएफ 2005 में कहा गया है और यही आपका उत्तर होगा। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अगर आप मान लीजिए कक्षा में पत्ती पढ़ा रहे हैं तो बच्चे से पूछे कि वो पत्ती के बारे में क्या जानता है, उसने अपने आसपास कौन सी पत्ती देखी है, किस किस पेड़ की देखी है, वो पत्तियां कैसी हैं, आकार उनका कैसा है, रंग क्या है, छोटी है बड़ी है कैसे, तो आप उसके जीवन से रिलेट करके उसको पढ़ाइए। जीन पियाजे मुख्य रूप से किससे अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे किस लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए। भाषा विकास के लिए कौन जाना जाता है? चोमस्की जाने जाते हैं और इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा भी जाता है और मैं क्वेश्चन चोमस्की से रिलेटेड आपको हिंदी जब पढ़ाऊंगी तो उसमें कराऊंगी क्वेश्चंस, क्योंकि काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिया प्रशोध अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था? किसने किया था? तो स्किनर ने किया था। थॉर्नडाइक ने क्या किया? सीखने का नियम दिया था। किसने सीखने का नियम दिया? तो थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया। और कोहलर ने क्या दिया है? कोहलर ने जो है चिंपैंजी पर प्रयोग किया है। किस पे? चिंपैंजी पे। थॉर्नडाइक ने सीखने या अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। काफी ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके 3 मुख्य नियम आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि उससे काफी क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है, यानी गौण नियम है, या कौन सा नियम आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक मुख्य नियम रहेगा तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है। तो 3 मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। फिर से सुनिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इन तीनों में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है आपका अभ्यास का नियम। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? तो अभ्यास का नियम। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं? नहीं, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई क्रिया, किसी क्रिया को करने की असफलता नहीं। विस्मरण मीन्स होता है भूलना। तो हम किस चीज को भूलना चाहेंगे? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। जो दुखद अनुभव है हम उससे क्या करना चाहते हैं? भूलना चाहते हैं। तो जब हम किसी भी दुखद अनुभव या पुरानी चीज को भूल जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। और फ्रायड के अनुसार विस्मरण क्या है? यानी जो दुखद घटनाएं हैं, अनुभव है, उन्हें जब हम भूल जाते हैं, अपने याददाश्त से अलग कर देते हैं तो उसी को विस्मरण कहते हैं। ये फ्रायड ने कहा है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। बताइए किसके द्वारा किया गया है SOR? ये जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। इसके जनक कौन है? तो वर्दीमर जो है गेस्टाल्टवाद के जनक है।
कोहलर भी गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक है, यानी मनोवैज्ञानिक है। कोफ्का जो है ये भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, कोफ्का। तो फ्रेंड्स, आगे कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कितना क्वेश्चन इसमें से आ रहा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। सभी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग डेली क्लासेस लिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।